नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो हमारे रीट एसएसटी के कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होते हैं। दोस्तों कुछ 3-4 दिनों से अपने टेस्ट नहीं हो पाए हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण। उनके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आज से अपने फिर से कंटिन्यू सारे टेस्ट को करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज जिन प्रश्नों के अपने बात करने वाले हैं वो सारे प्रश्न जो हैं वो कक्षा 10 की हमारी सामाजिक की पुस्तक है उस पर आधारित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहीं और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करें और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मगध में सिंहासन पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? इनमें से आपको बताना है। वृद्रथ था, महापद्मनंद था, कालाशोक था या फिर धनानंद था दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ तकनीकी समस्याएं जो हमारे हाथ में नहीं होती और कुछ लॉकडाउन के कारण भी समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्या दूर हो चुकी है। अभी अपने टेस्ट जो है वो बिल्कुल जैसे अपने पहले चल रहे थे वैसे ही रेगुलर रहने वाले हैं दोस्तों। अगर कभी इसी तरह का कोई ब्रेक आए तो अपने पीछे के जो वीडियो छूट गए हों, पीछे का सिलेबस अगर आपका रह गया हो तो उसको पूरा किया करें। अतुल्य हमेशा आपके साथ है और परीक्षा तक बिल्कुल आपके साथ ही रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चेक करें, इस प्रश्न का आंसर है हमारा नंबर 4, धनानंद को पराजित किया था दोस्तों। धनानंद को पराजित कर मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था। तो सही आंसर हमारा नंबर 4 होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक के अधिकांश लेख किस लिपि में आपको मिले हैं? दोस्तों थोड़े आसान लगेंगे प्रश्न, लेकिन आप ये भी तो देखें 10वीं की किताब से है तो वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल प्रश्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उन प्रश्नों को छांटने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो संस्कृत में या फिर पाली में, हिंदी में या फिर ब्राह्मी में, किस लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा इसका नंबर 4 है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है, मौर्यों के शासनकाल में केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त हुआ करता था, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा करते थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, तीर्थ कहा करते थे। तो मौर्यों के शासनकाल में केंद्रीय शासन जो था वो कई इकाइयों में बंटा हुआ करता था और हर इकाई को हम किस नाम से जानते थे? तीर्थ के नाम से जानते थे। चौथा हमारा प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? अशोक का जब शासनकाल था तो उसका जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 8 में, 7 में, 5 में या फिर 3 में? दोस्तों अच्छे से याद करिएगा और कमेंट करके बताइएगा सही आंसर, फिर अपने उसको चेक भी करेंगे क्या है सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी कि कितने भागों में बंटा हुआ था? 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। आगे 5वां प्रश्न देखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अंग्रेज जीते, तो अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नया नवाब घोषित किया था दोस्तों? मीर कासिम को, मीर जाफर को, क्लाइव को या फिर अली वर्दी खां को? किसे बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया था दोस्तों? प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों की स्थापना के संबंध में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, एक निर्णायक युद्ध है। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, मीर जाफर। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वशासन समिति इंडिया हाउस जिसकी अपने बात करते हैं की स्थापना 1905 में कहाँ पर की थी? आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे दोबारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है उन्होंने स्वशासन समिति यानी इंडिया हाउस की स्थापना की, कहाँ पर की थी, कब की थी? ये सन यहाँ पर दे दिया गया है 1905 में। 1905 वो साल है जब हुआ था बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों। लंदन, जापान, वर्धा और कोलकाता, क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चलिए देखें, सही आंसर हमारा है नंबर 1, लंदन। कहाँ पर की थी दोस्तों? लंदन में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। क्या नाम था? स्वशासन समिति। और क्या? इंडिया हाउस।
किसने की थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को, 22 मार्च 1922 को या फिर 31 मार्च 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और उन्होंने ही इसे समाप्त कर दिया था। एक बहुत बड़ी घटना होती है उसके बाद में। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2। देखिएगा 12 फरवरी 1922 को। आपको याद होगा चोरी चोरा कांड। तो चोरी चोरा कांड में हुए हत्याकांड के कारण, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था भीड़ के द्वारा, तो उसके बाद में गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ था दोस्तों? ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौता काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब हुआ था? 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1903, 5 मार्च 1930 या 22 मार्च 1930? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें। और ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है ना। सही आंसर है हमारा नंबर 3 है, 5 मार्च 1930। दोस्तों यहाँ ऐसे ऑप्शन हो तो ध्यान रखा करिएगा ना, ये 1903 है और ये 1930 है। कई बार अगर ये ऑप्शन लास्ट में होता है तो हम थोड़ी गड़बड़ इस तरह से किया करते हैं, हम इसको देखते ही नहीं है ना। तो ये भी पूरा देख लिया करें, चाहे आपको कितना भी आंसर आता हो, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन चेक जरूर किया कीजिएगा। अन्यथा एक प्रश्न तो आपका इस तरह से गलत हो ही जाता है जब आप और कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी ऐसे प्रश्न को गलत पढ़ लेते हैं और फिर आंसर आपका गलत हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को, 11 मार्च 1919 को या फिर 23 मार्च 1919 को? क्या है सही आंसर? फटाफट से बताइएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 2, 17 अक्टूबर 1919 को। कब हुआ था दोस्तों? 17 अक्टूबर 1919 को। कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को, 11 मार्च 1945 को, 14 मार्च 1942 को या फिर 2 फरवरी 1940 को? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? गांधी जी ने देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। कब किया था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 1, 17 अक्टूबर 1940 को। आगे बढ़े 11वें प्रश्न की बात करते हैं। किस आंदोलन के समर्थन में 1925 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर सदस्य पैथिक लॉरेंस ने आवाज उठाई थी? बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न। 1925 की बात है, ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है। देखिए वहां पर लेबर सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, उन्होंने आवाज उठाई थी सीकर किसान आंदोलन के विषय में, बरड़ बिजोलिया या फिर बेंगू किसान आंदोलन के विषय में। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, सीकर किसान आंदोलन के विषय में। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की बात करें। 1931 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? बताइएगा फटाफट से। जयपुर की थी, बूंदी की थी, अलवर की थी या फिर दोनों की थी? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 4 है, जयपुर प्रजामंडल, और इन दोनों की ही हुई थी दोस्तों। आप बताना कमेंट करके अलवर की स्थापना कब हुई थी। सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, आसान सा है, कर लोगे आप। बताइएगा फटाफट से, आंसर ढंग से पढ़िएगा फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सामाजिक समता की भावना। ये सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य होता है। आगे बढ़ें 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में निम्नतम कितने वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है? ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। क्या है सही आंसर दोस्तों हमारा? कितना आसान भी है ना, वैसे तो सही होना चाहिए सबका ना। अगर यही सही नहीं है तो फिर मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों। 18 वर्ष को वयस्क माना जाता है। वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष को मानते हैं अपने ना। विवाह वाली आयु पे मत जाइएगा, फिर तो अलग अलग होती है ना। ये थोड़ी सी गड़बड़ कई बार दिमाग में रहती है तो हो जाया करती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? क्या है सही आंसर दोस्तों? चेक करिएगा।
तो वो है नंबर 2 उपराष्ट्रपति। अब देखिएगा पदेन सभापति कौन होता है, वो व्यक्ति जिसका सभापति चुनाव नहीं हुआ है, उस पद पे होने के कारण वो वहाँ का सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति पद पे जो भी होगा वो उसका राज्यसभा का सभापति होता है, जिसे हम पदेन के नाम से जानते हैं। शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है इनमें से, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है दोस्तों शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, चेक करिएगा। सही आंसर है नंबर 1 प्रधानमंत्री ही होता है। मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के संवैधानिक प्रधान से की जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत के राष्ट्रपति को अगर आप देखें, उसकी जो भूमिका है, उसकी जो स्थिति है, वो किसके समान है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 ब्रिटेन, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये 3 जो है हमारी संसद के अंतर्गत आते हैं, वैसी ही स्थिति वहाँ पर है। हालांकि वहाँ राष्ट्रपति का जो पद है वो देखिए वंशानुगत है ना, हमारे यहाँ पर वंशानुगत नहीं है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन स्थिति जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है। अमेरिका में इससे अलग है। लोकसभा की सदस्यता अगर आपको लेनी है तो योग्यता के संबंध में गलत कथन आपको छांटना है इनमें से। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद न धारण किए हो, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। क्या होगा सही आंसर दोस्तों मेरा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है ना। आयु 21 नहीं, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये गलत था, बाकी सारे हमारे सही थे, तो सही आंसर हमारा यही होगा। उपराष्ट्रपति किस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभालता है? नहीं वाला देख लेना दोस्तों ना। इनमें से गलत कथन कौन सा है ये भी छांट लीजिएगा ना, एक ही बात होगी। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, महाभियोग के कारण पदच्युति पर, या फिर राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर, है ना। जो संविधान में प्रावधान है उसी में से छांटना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2, अनुपस्थित वाला नहीं है दोस्तों ना। मृत्यु हो जाए, पदच्युत हो जाए, त्यागपत्र दे दिया जाए, तो ऐसी स्थितियों के अंदर, है ना, तो ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास में रोक सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम राज्य विधानमंडल और विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो विधान परिषद जो है धन विधेयक को कितने समय अपने पास में रोक सकती है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह या फिर 6 माह? क्या है सही आंसर दोस्तों हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1। मामला पैसे का है, देखो तो ज़्यादा दिन पैसों वाला मामला लटकता ही नहीं है ना, बाकी लंबे समय तक रुक जाते हैं, लेकिन ये तो धन विधेयक है तो 14 दिन में पास करना होता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, सच में सीखा है, लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।